हमारा जो टॉपिक है वो है गाउटी अर्थराइटिस। सबसे पहले हम गाउट के बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है। गाउट बेसिकली हमारे पास एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी तो जो हमारे पास यूरेट 60 के क्रिस्टल्स हैं उनकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास आर्टिकुलर और पेरी आर्टिकुलर और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, जिसमें हमारे पास जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, और वो अल्टीमेटली कॉज करेंगे इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेटिव चेंजेस। इसके इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास वाइट्स में बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक, और मेल्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, उसके बाद अगर एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो 40 ईयर्स तक की जो एज होती है हमारे पास वो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम लोग बात करें इसके इंसिडेंस की तो 2005 में अगर ये 2.6 मिलियन था ना, तो प्रोजेक्टेड हमारे पास 2025 तक हमारे पास जो है ये 3.6 मिलियन तक जो है वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी ना हमारे पास इसमें 4 तरह के मेजर फैक्टर्स आते हैं जो एटियोलॉजी में इसकी डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म कॉज करे होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, ड्रग्स और मेडिकल कंडीशंस। हम इसको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स जो हैं वो एटियोलॉजी कर रहे होते हैं, कॉज मेटाबॉलिज्म, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म कॉज करते हैं। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल में हमारे पास जो है 12% तक हमारे पास जो गाउटी होता है ना वो डाइटरी चेंजेस की वजह से आता है। ठीक है, गाउट जो हमारे पास होता है या गाउटी अर्थराइटिस होता है ये डाइटरी चेंजेस की वजह से इसमें हमारे पास वो चीज़ें सब आ जाएंगी जिसमें अल्कोहल आ जाता है, मीट आ जाता है, सी फूड आ जाता है। ठीक है, और ऐसी सारी हमारे पास जो फूड्स हैं जिनमें हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड है वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ड्राइड मशरूम्स हो गए, बियर यीस्ट हो गया, चिकन हो गया, पोटैटो हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉफ़ी की और विटामिन सी वगैरह की, ठीक है, अगर लेसर एक्सटेंट में हम लोग यूज़ करें तो ये हम आगे फर्दर जाकर इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कम करते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो आता है वो जेनेटिक था। ठीक है, जेनेटिक में हमारे पास 2-3 तरह की जीन्स होती हैं जो हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं गाउटी अर्थराइटिस में। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएंगी SLC2A9 एंड देन SLC22A12 एंड देन ABCG2। ठीक है, ये जीन्स होती हैं बेसिकली जिनमें वेरिएशन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि गाउटी अर्थराइटिस जो है वो कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं हम लोग चलते हैं ड्रग्स के ऊपर। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे पास गाउटी अर्थराइटिस कॉज करती हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे ACE इनहिबिटर्स, ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस्पिरिन, और ये सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जो हमारे पास लीड करती हैं गाउटी अर्थराइटिस की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो गाउटी अर्थराइटिस की तरफ लेके जाती हैं, जिनमें हमारे पास आ जाएगा एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इंसुलिन की रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद लिपिड लेवल जो हमारी बॉडी का अगर वो एबनॉर्मल हो जाता है तो वो भी हमारे पास लीड करता है गाउटी अर्थराइटिस की तरफ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास किडनी फेलियर और एनीमा और सोरियासिस और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं जो हमारे पास गाउटी अर्थराइटिस की तरफ लीड कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें वही हमारे पास प्यूराइन रिच फूड्स, ठीक है, मीट, किडनी और कैफ़ीन, ड्रग्स, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, और उसके बाद ओवरवेट, किडनी डिजीज़, टेकिंग डायूरेटिक्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, डायबिटीज़, और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास करती हैं लीड करती हैं गाउटी अर्थराइटिस की तरफ। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ गाउट की। तो बेसिकली हमारे पास 4 स्टेजेस आ जाती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेज आती है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया, देन एक्यूट गाउट, देन इंटरक्रिटिकल गाउट एंड देन क्रोनिक गाउट। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली इन स्टेजेस में हमारे पास क्या हो रहा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक यूरिसीमिया में। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ये बिगिनिंग स्टेज होती है। ठीक है, अभी बिल्कुल बिगिनिंग या इनिशियल स्टेज जिसको हम कहते हैं ना वो होती है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बनना शुरू हो जाते हैं अराउंड द जॉइंट्स। ठीक है, यूरिक एसिड बिल्ट अप्स इन द ब्लड एंड क्रिस्टल फॉर्म्स अराउंड जॉइंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफन फुट। अब इसमें आपको डायग्राम भी शो हो रही है कि इसमें हमारे पास यूरिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है ब्लड में, और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो अराउंड द जॉइंट्स बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेज है ना, और एसिम्प्टोमेटिक भी हमने इसको इसीलिए बोला है कि इसमें पेन नहीं होगा। ठीक है, और रेडनेस और स्वेलिंग भी नहीं होगी। ठीक है, इसका नाम ही एसिम्प्टोमेटिक इसलिए रखा है कि इसमें ना पेन होगा, ना रेडनेस है और ना ही स्वेलिंग है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाएं तो उसमें हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्लड में यूरिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो जो जितने भी क्रिस्टल्स होंगे वो कलेक्ट हो जाते हैं और लेटर ऑन इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और हाइपर यूरिसीमिया में बेसिकली होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस भी बंदे को हाइपर यूरिसीमिया है तो उसमें जो है वो क्लिनिकली गाउट भी हमारे पास प्रेजेंट होगा। ये मोस्ट केसेस में होता है और ये रेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है हमारे पास एक्यूट स्टेज। ठीक है, एक्यूट स्टेज में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये कि सडनली हमारे पास जो होती है ना एट दिस पॉइंट सडन अनएक्सपेक्टेड नाइट टाइम अटैक ऑफ गाउट सिम्टम्स माइट अकर। ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड होंगे, नाइट के टाइम पर सिम्टम्स हमारे पास जो है ना वो हमें शो होते हैं। इसमें हमारे पास पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, बिग टो, एंकल, फुट, नी और अदर जॉइंट्स में हमारे पास क्या होगा, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग। ठीक है, अब इसी हम लोग कंडीशन को ना गाउट फ्लेयर भी कहते हैं। अब गाउट फ्लेयर बेसिकली क्या होता है, गाउट फ्लेयर हम लोग कहेंगे कि यूरेट क्रिस्टल्स रिलीज जॉइंट फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ब्रिंग वाइट ब्लड सेल्स, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स दैट कॉज पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, एंड
डेट इज़ नाउन एज गाउट फ्लेयर, ठीक है। मतलब क्या होगा कि यूरेट के क्रिस्टल्स जो है ना वो रिलीज़ होंगे और जॉइंट के फ्लूइड में, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। अब जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है तो वाइट ब्लड सेल्स और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स भी वहाँ पे आएंगे जो कॉज करेंगे हमारे पास पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, और इस बेसिकली प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं कि ये गाउट फ्लेयर है। अब जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं ना तो हम लोग कहेंगे कि ये वो बेसिकली स्टेज होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने डायग्नोसिस को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, और हम बता सकते हैं कि येस वेदर कि ये गाउट है या नहीं है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ गाउट की अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि वो पेनफुल होगा, ठीक है, एक और या एक से ज़्यादा जॉइंट्स भी हो सकते हैं। अब वो पेन जो होगा उसका थ्रॉबिंग और क्रशिंग पेन होगा, ठीक है। उसके बाद वार्मनेस, फीवर, रेडनेस, ये सारी चीज़ें होंगी। और अब जो इसका फर्स्ट अटैक होता है ना वो ऐसा होता है कि कभी कभार वो बहुत ज़्यादा देर के लिए रहता है, ठीक है, और कभी कभार वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जो फर्स्ट अटैक होता है ना वो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है, या फिर वो लीड करता है अनदर अटैक के ऊपर, ठीक है। इसकी कॉमन साइड्स की बात करें तो हमारे पास जो फ्लेयर हमारे पास होता है वो ऑलिक्राइन बर्सा पे होता है, एल्बो पे, रिस्ट पे, हैंड पे, फिंगर्स पे, नी, एंकल और सबटैलर फुट, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक्यूट गाउट। उसके बाद उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरक्रिटिकल गाउट। बात करते हैं इंटरक्रिटिकल गाउट पे, ठीक है। इंटरक्रिटिकल गाउट पे क्या होता है कि आफ्टर फर्स्ट गाउट फ्लेयर 75% पीपल सेकंड फ्लेयर विद इन अ ईयर, बट इन सम पीपल क्वाइट डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि गाउट का फर्स्ट फ्लेयर आया तो उसके बाद ना 75% पीपल्स में सेकंड फ्लेयर भी आ जाता है 1 साल के अंदर ही, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कई अरसे तक जो है ना कोई उसको सेकंड फ्लेयर उनको शो ही नहीं होता, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट इन विच पेशेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अब इस ये वो पॉइंट होता है कि जिसमें पेशेंट को हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि उसको सेकंड फ्लेयर ना आए, बिकॉज ऑब्वियसली जब सेकंड फ्लेयर आएगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। यूरिक एसिड का लेवल कम करने के लिए हम उसको मेडिकेशंस देंगे, प्रिवेंट करेंगे फ्यूचर के गाउट फ्लेयर्स को एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इंटरक्रिटिकल गाउट। देन हम चलते हैं क्रोनिक गाउट के ऊपर। क्रोनिक गाउट अब बेसिकली इसको हम लोग एक अनदर नाम इसका है टोफेशियस ग्लैंड, ठीक है, टोफेशियस गाउट। अब ये टोफेशियस गाउट ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग कहते हैं टोफेशियस गाउट, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे ना उनके नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। उस नोड्यूल को बेसिकली हम टोफाई कह रहे होते हैं। एनीवेयर इन द बॉडी बन सकते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो बिग टो में बाई यूनियन ऑफ बिग टो के पॉइंट पे होते हैं। अब वो ऐसी चीज़ होगी कि वो जो नोड्यूल्स टोफाई वगैरह बन जाएंगे वो ऑल टाइम पेन कॉज करेंगे, ठीक है। और ये ऐसा होता कब है, जब बहुत सालों से गाउटी अर्थराइटिस हो ना तो वो आगे लीड करता है हमारे पास जो है ना इन टोफेशियस गाउट की तरफ, ठीक है। अब ये जो है ना जॉइंट को प्रोग्रेसिवली डैमेज करते हैं, ठीक है। और अब इसका जो ट्रीटमेंट हमारे पास गाउट होता है ना इसका ट्रीटमेंट हमें इस बहुत पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जब हम इंटरक्रिटिकल स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग क्रोनिक गाउट को और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्रोनिक गाउट है उसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाता है। उसमें हमारे पास आ जाता है जॉइंट डैमेज होगा, लॉस ऑफ आरओएम, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन का लॉस हो जाएगा, जॉइंट का पेन होगा थ्रू आउट द डे, ठीक है, और टोफाई की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं क्रोनिक गाउट के। देन उसके बाद एक अलग से 2 तरह की हमारे पास गाउट की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसमें इंसिडेंट्स बताया कि प्राइमरी जो होता है ना बेसिकली वो 95% होता है हमारे पास, ठीक है। ये इडियोपैथिक होता है बिकॉज इसकी कोई हमारे पास नाउन काज नहीं होती, ठीक है। और ये होता है ड्यू टू एक्सक्रीशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट, ठीक है। अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास प्राइमरी गाउट जो होता है वो किसकी ओवर एक्सक्रीशन या ओवर प्रोडक्शन की वजह से आता है, तो वो MSU मीन्स मोनोसोडियम यूरेट की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी गाउट। सेकेंडरी गाउट जो होता है वो 5% होता है और ये प्रोलॉन्ग्ड यूरिसीमिया की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायूरेटिक्स एंड रीनल फेलियर, ठीक है। ये इसकी कुछ एसोसिएशंस हैं। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि गाउट की हमारे पास जो कॉमन टाइप्स कॉमन साइट्स होती हैं फ्लेयर की वो कौन कौन सी होती हैं, हम ऊपर भी मेंशन करके आए हैं कि एक ओलिक्राइन बर्सा हो सकता है, एल्बो, रेस्ट, फिंगर्स, ठीक है, नी, एंकल, सबटैलर, मिड फुट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। गाउट कैन अकर इन बर्सास, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। फर्स्ट मेटाटार्सल इवेंचुअली अफेक्टेड इन 90% ऑफ इंडिविजुअल्स विद गाउट। देन हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक हमारे पास फीचर्स क्या है कि हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं अर्थराइटिस को। इसमें हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफ, ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड के लिए सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस और साइनोवियल बायोप्सी भी करवा सकते हैं। उसके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी हम लोग करवा सकते हैं और एंथ्रोसेंटेसिस भी करवा सकते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ना सबसे पहले तो मिनरलाइजेशन नजर आएगी, जैसे कि आपको शो हो रहा है कि हमें मिनरलाइजेशन नजर आएगी, टोफाई नजर आएंगी, बोनी इरोजन होगी, ठीक है, बोन के एजिस पे इरोजन होगी, एसिमेट्रिकल पॉली आर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास, ठीक है। और सबकॉन्ड्रल इरोजन होगी हमारे पास बोनी एजिस के ऊपर। तो ये हमारे पास रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन है। देन हम लोग देखते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास होता है
पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जिसमें जॉइंट के फ्लूइड के एनालिसिस करते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें हमारे पास इंट्रासेलुलर अटैक्स नजर आते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स के नीडल एंड रॉड शेप में हमें क्रिस्टल्स चाहे यूरिक एसिड के नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बायोफिजेंस, अभी इसकी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी हमने ऐड किया है। एंथ्रोसेंटेसिस बेसिकली क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिकली पोलराइज हम लोग मोनोसोडियम यूरेट के कराते हैं, नीडल शेप में हमें नजर आ रहे होते हैं, फ्रीली फ्लोट करे होंगे और विद न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सीरम यूरिक एसिड का नॉर्मल और क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मेल में जैसे देख सकते हैं आप 4.0 है और 3.0 वुमेन में होगी। इसी तरह यूरिनरी लेवल्स जो नॉर्मल होते हैं वो बिलो 750 होते हैं, यूरिनरी लेवल्स अबव 750 होंगे गाउट में 24 आवर्स में। देन ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है। चीज़ आ जाती है वो आ जाती है गाउट के मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हमें पता तो चल गया कि गाउट की इतनी सारी टाइप्स हैं, अब हम उनको मैनेज कैसे करें। तो बेसिकली गाउट को ना हम लोग एक तो उसको ट्रीट करते हैं, दूसरा उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि सिम्टम्स को इंप्रूव करते हैं, ठीक है, विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रीटमेंट बिगिन। सबसे पहले गोल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले हमें पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर के गाउट अटैक्स को प्रिवेंट करना है, फिर टॉफाई की डेवलपमेंट को हमने प्रिवेंट करना है, और किडनी डैमेज को, क्योंकि यूरेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली किडनी डैमेज होगी, तो हमने उस इन सब चीज़ों को जो है ना प्रिवेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेजेस ऑफ गाउट की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक में देखेंगे, फिर एक्यूट में, फिर इंटरवल में और फिर क्रोनिक में देखेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसिम्प्टोमेटिक अगर हमारे पास गाउट है ना तो उसमें हमारे पास गोल क्या है, उसमें गोल ये है कि हमने गाउटी अर्थराइटिस को रोकना है, ठीक है। एक्यूट गाउट की अगर हमारे पास पेशेंट एक्यूट गाउट में आता है तो हमारे पास गोल क्या है कि हमने उसके टर्मिनेट करना है उसके फ्लेयर को, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हमारे पास इंटरवल या इंटरक्रिटिकल गाउट के साथ आता है या क्रोनिक गाउट के साथ आता है तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमने प्रिवेंट करना है उसके रिपीटेटिव फ्लेयर्स को, ठीक है, और प्रिवेंट करना है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक हो गया। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें हमारे पास एनसिड्स, कॉलकीन, यूरिकोसूरिक एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद सिंथेसिस इनहिबिटर्स वगैरह, ये हमारे पास सारी मेडिकल मैनेजमेंट्स में, इसमें स्टीरॉइड्स और अदर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट में आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नहीं है बट आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से हम लोग मेडिकेशन दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट पे आते हैं तो यही है कि हम लोग एक्सीजन करेंगे गाउट ट्रॉफी की, ठीक है, ऑर्थोडेसिस कर देंगे जॉइंट की, बिकॉज हम लोग उसको परमानेंटली जो है वो जॉइंट को फिक्सेट कर देते हैं। फिर रिमूवल करेंगे लेजन की, एडजस्टमेंट टू द जॉइंट प्रिजर्व्स जॉइंट फंक्शन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जो मेजर कॉज है वो है डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऐसे फूड्स को हम लोगों ने जो है ना प्रिवेंट करना है जो गाउटी अर्थराइटिस कॉज करें, ठीक है, और ऐसे ही हम लोगों ने अपने डाइट में अपने फूड्स को ऐड करना है जो कि हमारे पास डिक्रीज़ करेंगे अकरेंस ऑफ गाउट को, ठीक है। अब उसमें हमारे पास आ जाता है फूड्स जो हमें लेने चाहिए वो हैं ब्लैक चेरी, ब्लूबेरी, लेमन, जिंजर, टर्मरिक, पाइनएप्पल, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें जो हम लोग अगर अपनी डाइट में ऐड करें तो हम लोगों को जो है वो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन पे बात करें तो वही बात है कि सबसे पहले यूरिक एसिड के नॉर्मल रेंजेस को आपने मेंटेन करना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बैलेंस बॉडी वेट, डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइड अल्कोहल एंड डायूरेटिक ड्रग्स, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइड है जो कि हमें बता रही है कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं गाउट से, ठीक है। वही पाइनएप्पल। हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर, एक्यूट गाउट की और क्रोनिक गाउट की। एक्यूट में हमारे पास सेप्टिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, एक्यूट रिमेटिक फीवर, क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथीज एंड सूडो गाउट आ जाएगा। और क्रोनिक गाउट में हमारे पास रोमेटाइड अर्थराइटिस और सूडो गाउट आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो कंप्लीट लेक्चर था गाउटी अर्थराइटिस के ऊपर।